टैक्स चोरी, करप्शन, धोखाधड़ी और रेप केसेस। अगर आपका नाम किसी भी ऐसे स्कैम में आ गया है और कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है तो आपकी समस्या सिर्फ एक ही जगह पर सोल्व हो सकती है, भारतीय कांग्रेस पार्टी। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब था भारतीय जनता पार्टी। खैर, अब इन दोनों में ज्यादा फर्क बचा नहीं है, बस आप देखते रहो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम उन्हें घर की वॉशिंग मशीन में धो देते हैं, लेकिन जब नेता टाइप लोगों के कैरियर पर दाग लगते हैं तो वे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं और तुरंत साफ होकर बाहर निकल आते हैं। जो कोई भी चाहता है कि उसके खिलाफ सीबीआई और बाकी करप्शन केस खत्म हो जाएं, तो वो सीधे बीजेपी के पास जाता है और सारे केस तुरंत बंद हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये पहले खुद चिल्ला चिल्ला के नारे लगाते हैं कि चोर है, करप्ट है, फ्रॉड है, और जब वही नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कहते हैं दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे है ना। 2014 से लेकर अब तक 25 विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई के केस चल रहे थे, और जैसे ही वे बीजेपी में आए उनके खिलाफ चल रहे सारे केस अचानक से बंद हो गए, सारे सबूत गायब होने लगे और कोई भी नया सबूत आज तक नहीं मिला। लेकिन भाजपा के ये अंधभक्त यहाँ भी इसे बचाते हुए दिख जाएंगे कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस नेता की उस खास समुदाय पर पकड़ बहुत मजबूत है, वहाँ पर इसका दबदबा है। और कुछ लोग तो आपको दिखेंगे कि भाई देखो वो आदमी सही है, लेकिन अब तक वो गलत पार्टी में था और अब वो घर वापसी कर रहा है। शाबाश! ये बीजेपी के लोग अपने ही वोटर्स को कंफ्यूज करके रख देते हैं। 5 साल तक कहते रहते हैं कि देखो वो चोर है, इसे वोट मत देना, और आज वही लोग उसी नेता के लिए घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। और आइडियोलॉजी का दिन रात ढोल पीटने वाली ये बीजेपी आज उन्हें उम्मीदवारों की पर्सनल हिस्ट्री और उनकी आइडियोलॉजी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। So 10 leaders joining your party, no bar. Everybody is welcome, even they are welcome with a red carpet rolled out for them. As I said, party is open. We welcome everybody. बीजेपी ने 400 से ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। ठीक है, समझिए। जिसमें से 116 यानी करीब 28% उम्मीदवारों ने किसी दूसरी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया है। मतलब नहीं, तू समझा नहीं। मतलब इस चुनाव में हर 4 में से एक बीजेपी उम्मीदवार किसी दूसरी पार्टी से आया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी को अपना नाम बदलकर बीसीपी यानी भारतीय कांग्रेस पार्टी रख देना चाहिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन पहले इन बीजेपी वालों की सुन लेते हैं। देशवासियों को आज वादा करता हूँ कि सरकार बनने के बाद बेईमानी की है, देश को लूटा है, ये सारे के सारे जिंदगी भर जेल में काटेंगे। 25 नेता जब अपोजिशन पार्टी से बीजेपी की तरफ आ गए तो उसमें से 23 लोगों के ऊपर से जो है इस तरह के केसेस को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या ड्रॉप कर दिया। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से डालिए उधर से सदाचारी बन करके निकल जाता है। Party is welcoming everybody. तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के वॉशिंग मशीन मॉडल की। गौरव वल्लभ जो पहले बीजेपी के स्पोक पर्सन थे, हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और इसके अलावा बॉक्सर विजेंद्र सिंह जो ध्रुव राठी की फोटो को बीजेपी ज्वाइन करने से ठीक पहले तक लाइक कर रहा था और बीजेपी के खिलाफ ट्वीट शेयर कर रहा था, लेकिन अगली ही सुबह बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने ये बहाना बनाया। कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मतलब यहाँ आइडियोलॉजी की बड़ी बड़ी बातें केवल चुनावों तक ही है। यहाँ पर कैसे भी करके इलेक्शन में जीतना जरूरी है, लेकिन क्या हमें ऐसे करप्टेड लीडर का समर्थन करना चाहिए? नहीं। लेकिन मेरी बात मानो तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। तब ये हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, जिन्होंने 2010 में दक्षिणी मुंबई के कोलाबा इलाके में रक्षा मंत्रालय की जमीन पर कारगिल हीरोज के परिवारों के लिए 31 मंजिला अपार्टमेंट बनवाया था। इसका नाम था आदर्श हाउसिंग सोसाइटी और इस सोसाइटी को कई नेता टाइप लोगों ने हथिया लिया था। 2012 में जब ये करप्शन
केस कोर्ट में पहुंचा तो अशोक चौहान को भी आरोपी नंबर 11 बनाया गया था और इस सोसाइटी में फ्लैट पाने वालों में से 2 फ्लैट अशोक चौहान के रिश्तेदारों के भी थे। सीबीआई ने चौहान के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन अप्रूवल दिए थे और बदले में उनके रिश्तेदारों को फ्लैट दिए गए। 2 फ्लैट मिले और इसके बाद ईडी ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया था। हाल ही में बीजेपी सरकार द्वारा लिखे गए व्हाइट पेपर में उन्होंने कांग्रेस के समय के करप्शन की लिस्ट बनाई और इस मामले का नाम उस लिस्ट में भी आता है। यहाँ तक खुद प्रधानमंत्री मोदी 2014 में वादा कर रहे थे, पर सत्ता में आ जाने के बाद जेल जाने की बात तो भूल जाइए। इस मामले में अब तक कोर्ट ने अशोक चौहान के खिलाफ दर्ज चार्जशीट पर कोई कार्रवाई तक नहीं की है। और अभी तो रुको। और अब ये अशोक चौहान पिछले ही साल आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इसे सेमलेस नहीं मानते? बार बार झूठ बोलो। अब दूसरा केस सुनो। अगस्त 2019 की बात है, जब महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार थी और अजीत पवार इनके विपक्ष में थे, तब मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस बनाया था। इसके अगले ही महीने ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी थी। फिर अक्टूबर 2020 में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी जिसमें एनसीपी भी शामिल थी, तो मुंबई पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को 25,000 करोड़ के सहकारी बैंक घोटाले में बड़ी राहत मिली, लेकिन ईडी ने इसे चैलेंज किया। फिर अप्रैल 2022 में ईडी ने एक चार्जशीट बनाई जिसमें अजीत पवार का नाम भी शामिल था। उसके 2 महीने बाद ही यानी जून 2022 में एकनाथ शिंदे के फ्रैक्शन ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन इसमें एनसीपी शामिल नहीं था। तो मुंबई पुलिस ने अक्टूबर में ही अजीत पवार का केस रीओपन कर दिया। और फिर जुलाई 2023 में अजीत पवार का फ्रैक्शन एनडीए में शामिल हो जाता है और उसके बाद मुंबई पुलिस इस केस को दोबारा से बंद कर देती है। अभी जो हालात हैं वो ये है, ईडी ने कोर्ट में एक इन्वेंशन रिपोर्ट फाइल की है, लेकिन आगे कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि अब इसमें कुछ होगा भी नहीं। बात तो सही है। क्योंकि अभी अजीत पवार एनडीए गठबंधन से बीजेपी के साथ हैं और महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन अगर अजीत पवार कल को अपने कदम पीछे हटाते हैं तो ये केस फिर से रीओपन हो जाएगा, क्योंकि इससे मोदी जी नाराज हो जाते हैं। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। मतलब इन्होंने पूरे सिस्टम को मजाक बना के रख दिया है। लाइफ में कुछ अच्छा करो। और अभी तो रुको। एनसीपी के एक और नेता है प्रफुल्ल पटेल। ये यूपी गवर्नमेंट से सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। 2017 में सीबीआई ने उनके खिलाफ एक केस बनाया था कि जब एयर इंडिया ने 111 फाइटर जेट खरीदे थे तब उसमें इन्होंने करप्शन किया था। विदेशी एयरलाइनों के साथ भी सांठगांठ बताई जा रही थी। और फिर 2019 में ईडी ने भी एक केस बनाया था। Enforcement Directorate has summoned former Aviation Minister Praful Patel on the 6th of June in lobbyist Deepak Talwar case. It's a case related to negotiations allegedly favoring foreign private. लेकिन फिर से वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ? जून 2023 में पटेल ने एनडीए ज्वाइन किया और मार्च 2024 में ही सीबीआई ने इस केस को बंद कर दिया। मोदी है तो मुमकिन है। Opposition has targeted the center now over the clean chit being given to Praful Patel, calling it proof of the BJP's washing machine model. Remember, Mr. Praful Patel is part of Ajit Pawar's NCP, which is now the Indian Maharashtra. और अभी तो रुको। इसी तरह एक और उद्योगपति है नवीन जिंदल। सीबीआई और ईडी ने कोल ब्लॉक फ्रॉड में इनके खिलाफ एक केस दर्ज किया था और इनके खिलाफ फॉरेस्ट वोलेशन का भी एक केस चल रहा था। और जिस दिन ये बीजेपी में शामिल हुए थे सारे केस उसी दिन बंद हो गए थे।
एक तरफ बीजेपी वाले कहते थे कि कांग्रेस बहुत करप्ट थी, हमारे लिए वोट दो, हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वे कांग्रेस के करप्टेड लीडर्स को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं और उन्हें टिकट बांट रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना कि कोई चोर रात को चोरी करता है और दिन में तुम्हारे घर की चौकीदारी करने की नौकरी मांगने के लिए आ जाता है और तुम उसे नौकरी भी दे देते हो। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी इनको नॉर्थ कोलकाता से बीजेपी का कैंडिडेट भी बना दिया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हेमंत विश्वकर्मा असम से बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं। पहले वे कांग्रेस में थे, फिर शारदा चिट फंड नाम से एक स्कैम हुआ था, उसमें इनका भी नाम आया। इसलिए 2014 में सीबीआई ने उनके घर और ऑफिस पर रेड की और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। एक और केस था लुइस बर्गर, उसमें भी इनका नाम सामने आया था और ईडी ने भी इसकी जांच शुरू की थी। On your screens are visuals of the former Assam Minister Himanta Biswa Sarma who's reached the CBI office in Kolkata. और फिर अगस्त 2015 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और तब से लेकर आज तक उन केसों की कोई खबर ही नहीं आई है। एक और टीएमसी नेता हैं जो कभी ममता बनर्जी के बहुत ज्यादा करीबी हुआ करते थे, सुवेंदु अधिकारी टीएमसी के राइट हैंड थे। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये 2014 का केस है जिसमें कुछ टीएमसी नेता कैमरे पर कंपनी से पैसे लेकर अपने फेवर बदलने के लिए तैयार हो गए थे। ठीक है, समझ गया। ये मामला 2016 में स्टेट इलेक्शन से जस्ट पहले जनता के सामने आया था। फिर अप्रैल 2017 में सीबीआई ने इस मामले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 2 साल बाद अप्रैल 2019 में जब सुवेंदु अधिकारी लोकसभा सांसद थे, तब सीबीआई ने लोकसभा स्पीकर से उनकी जांच की सैंक्शन मांगी थी। लेकिन दिसंबर 2020 में जब सुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए, तब से लेकर अब तक सीबीआई को वो सैंक्शन ही नहीं मिली। मोदी जी वाह। इस मामले में एक और टीएमसी नेता सोवन चटर्जी भी शामिल थे, लेकिन इनके साथ यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हुआ। इनका नाम भी शारदा चिट फंड घोटाले में था और 2017 में सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। तो नवंबर 2018 में इन्होंने कोलकाता मेयर के पद से रिजाइन कर दिया और अगस्त 2019 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ठीक है, समझ गया। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी सरकार ने इनको टिकट नहीं दिया तो इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। Kolkata, Suvan Chatterjee has quit the BJP after being denied a ticket in the upcoming Bengal Assembly polls. लेकिन इस बात से मोदी जी नाराज हो गए और आपको तो पता ही है कि अगर मोदी जी नाराज हो जाते हैं तो क्या होता है। और इंटरेस्टिंगली 2017 का केस जिसमें अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी, बीजेपी छोड़ने के 2 महीने के अंदर ही सीबीआई ने इनको उसी मामले में गिरफ्तार कर लिया। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो इतने सारे मामले देखकर भी क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही शेमलेस एक्शन है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और वैसे भी बीजेपी को सेंटर पे अब 10 साल हो गए हैं और इन्होंने अपने किए हुए बहुत से वादे पूरे भी किए हैं। तो घूम फिर कर बात ये चलती है, ऐसी क्या चीज है जो उनको दूसरी पार्टी के करप्टेड लीडर्स को अपनी पार्टी में लाने की जरूरत पड़ रही है। और अब इस बात पर बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन आरपी सिंह कहते हैं कि कैंडिडेट को उनकी विनेबिलिटी के हिसाब से चूज किया जाता है। लेकिन भैया, लोगों ने तुम्हें कांग्रेस को हटाकर चुना था और अगर तुम उन्हीं करप्टेड लीडर्स को चुन रहे हो तो क्या फर्क रह जाएगा बीजेपी और कांग्रेस में? लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। तो ये कुछ ऐसी वजह थी जिनकी वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी काफी हद तक कांग्रेस के जैसी होती जा रही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा बुरा जो भी लिखोगे मैं सब कुछ पढ़ लेता हूँ।